हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनका सॉल्यूशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है वो 1 मिली एम्पियर है। अभी अपन इसको अच्छे से समझेंगे। यदि धारा के साथ धारामापी है उसके साथ में 1 ओम का संट प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली मैक्सिमम करंट कितना होगा। देखिए, ये हमारे पास कोई ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमने G ले रखा है और यहां से करंट आएगा I। ठीक है, अब हम इसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसकी वैल्यू है S। तो इस स्थिति में जैसे ही हम संट प्रतिरोध जोड़ेंगे तो अब इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जाएगा वो जाएगा हमारे पास IG और बाकी का बचा हुआ जो करंट है किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार I करंट आ रहा है, IG करंट आगे निकल रहा है, तो शेष करंट जो बचेगा I माइनस IG वो इस संट प्रतिरोध से होके जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये IG इंटू इसका प्रतिरोध G, ये दोनों समांतर क्रम में है। एक तो संट प्रतिरोध है और ये गैल्वेनोमीटर है, तो इन दोनों के सिरों के ऊपर विभवांतर जो होगा वो समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो इस गैल्वेनोमीटर के सिरों के ऊपर विभवांतर क्या हो जाएगा, इसमें से जाने वाला करंट सर IG है इंटू इसका खुद का प्रतिरोध G है। इस संट प्रतिरोध में से करंट जा रहा है सर I माइनस IG और इसका प्रतिरोध है वो हमने S ले रखा है। तो हमें इस प्रश्न के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है I की वैल्यू वो कितनी जा रही है, 1 मिली एम्पियर जा रहा है टोटल करंट संट प्रतिरोध जोड़ने से पहले। देखिए, ये जो I करंट आ रहा है जब इसमें संट प्रतिरोध नहीं था तब ये कंप्लीटली इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से होके जा रहा है, तो ये मैक्सिमम करंट I की जगह काम करेगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो 90 ओम हमें दे रखा है, वो हम G की जगह रख लेंगे और संट प्रतिरोध की वैल्यू हमें 1 ओम दे रखी है, वो हम यहां रख लेंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो S जो है वो I के साथ गुणनफल में भी जाएगा और IG के साथ में भी जाएगा, और ये माइनस का IGS है, जब उसको अपन ट्रांसफर करेंगे तो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में लग जाएगा। दोनों में से हम IG को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा G प्लस S और बराबर में रह गया हमारे पास I इंटू S। हमें IG की वैल्यू चाहिए, तो ये जो G प्लस S है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो G प्लस S की वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, तो I की जो वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 इंटू में संट प्रतिरोध जो कि 1 ओम का है बटा में G 99 और S 1 ओम, तो हम 100 से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 99 प्लस 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस 3 पहले से है। तो 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर का करंट जो है वो अब इस गैल्वेनोमीटर में से अधिकतम जाएगा, बाकी बचा हुआ करंट है वो इस संट प्रतिरोध से होके जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 99 ओम प्रतिरोध है इस गैल्वेनोमीटर का और संट प्रतिरोध का मान है 1 ओम, तो यहां से 1 ओम प्रतिरोध कम है तो लगभग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस संट प्रतिरोध से जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट कम से कम जाएगा। तो ये हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर हो गया। और यदि हम इसको दूसरे मात्रक में बदलना चाहें तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी, और 10 की पावर माइनस 6 वैल्यू होती है उसको हम माइक्रो एम्पियर कहते हैं। तो 10 माइक्रो एम्पियर जो है वो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि दो लंबे सीधे धारावाही तार एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रखे हुए हैं। एक ये तार है और एक ये तार है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इनमें क्रमशः I और 4I जो धाराएं हैं वो समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है। ये करंट I है और इसमें करंट है वो 4I दे रखा है। हमें इसका डायग्राम भी बना लेना चाहिए।
सवाल कह रहा है उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें एक ऐसा बिंदु फाइंड आउट करना है जहां तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो वो जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी वजह से भी ये इसके राइट साइड में है, इसकी वजह से भी ये इसके राइट साइड में है, तो दोनों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होगा। क्योंकि दक्षिण हस्त नियम से अपन जानते हैं दाहिने हाथ का अंगूठा यदि धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो दाहिनी तरफ तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी और लेफ्ट साइड में ये डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। तो ना तो इसके राइट साइड में वो पॉइंट होगा और ना ही इसके लेफ्ट साइड में वो पॉइंट होगा। वो पॉइंट डेफिनेटली इन दोनों तारों के बीच में होगा। तो वो पॉइंट कहां है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो आई वाला करंट वाला वायर है इससे एक्स दूरी पर है, तो राइट साइड से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी सर? 10 माइनस एक्स वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी का फॉर्मूला। तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम जब दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे तो ऊपर की तरफ करंट है तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और इसमें करंट ऊपर की तरफ है तो ये इसके बाईं साइड में हो गया, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा बहती है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जब विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे हम इसके बराबर में दूसरे तार की वजह से वैल्यू रखेंगे, वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई की जगह वैल्यू दे रखी है 4i, आई की जगह वैल्यू कितनी है 4i वैल्यू दे रखी है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, और ये वैल्यू हमने जब x ले रखी है तो यहाँ पे हम x रख लेते हैं d की जगह और दूसरी तरफ हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो म्यू नोट से म्यू नोट कटेगा, i से i कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 अपॉन एक्स बराबर दूसरी तरफ वैल्यू रहेगी ऊपर 4 और बटा में वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एक्स। इनको आप वज्र गुणा कर दीजिए तो ये वैल्यू होगी 10 माइनस एक्स बराबर 4x। ये माइनस का x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा और 5 है वो इसके बटा में आ जाएगा, तो 10/5 की वैल्यू करेंगे तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो आई एम्पियर का जो करंट है उससे तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा वो पॉइंट, और जो 4i वाला वायर है उससे कितना हो जाएगा 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर के ऊपर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी रफ नोटबुक के अंदर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके पीछे लेकर के भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल पोर्शन दिया गया है और इस पाठ में से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। यह कह रहा है कि एक परिनालिका है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। ठीक है भाई साहब, इसकी त्रिज्या 1 मीटर है, ये बात भी हमने समझ ली। ये हमारे पास एक परिनालिका है, इस तरीके से वायर लपेटे गए हैं, इसकी लंबाई L जो है वो हमें दे रखी है 2 मीटर, इसकी त्रिज्या R है वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे। आगे कह रहा है परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है, तो कैपिटल N के बराबर में हम वैल्यू लिख लेंगे 1000। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट की वैल्यू लिख लेंगे हम 2 एम्पियर। ये जब धारा प्रवाहित होगी तो परिनालिका के x के ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी, इसका पूरा डेरिवेशन हमने इस चैप्टर में सॉल्व किया है और इसके प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो परिनालिका के x पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है सर एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, टोटल फेरों की संख्या बटा लंबाई और इनटू में I। सर ये त्रिज्या क्या क्यों दे रखी है, भाई साहब त्रिज्या की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमें दे रखी है, तो धिंगाणो थोड़ी है भाई साहब, काम मल्ला पड़ी रहने दो, धिंगाणो थोड़ी इधर है। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 बटा लंबाई कितनी दे रखी है 2 मीटर इंटू करंट कितना दे रखा है
2 एम्पियर। तो 2 से ये 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई और 10 की पावर -7, ये प्लस का 3 तो 10 की पावर -4 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 रख करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आधा प्रश्न हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, बाकी का आधा प्रश्न बाकी है। तो उम्मीद करता हूं कि परिनालिका के अंदर एक्स पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल एन आई आप जानते हैं, इसको अप्लाई करेंगे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा। अगले आधे पार्ट में चलते हैं। यदि एक अल्फा कण है वो परिनालिका की एक्स में की दिशा में 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। यह परिनालिका है, हम जानते हैं कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक्स एक्स के अनुदिश होता है। पार्टिकल जो है वो भी इसी की दिशा में गति करेगा, इसी की दिशा में गति करेगा। तो अल्फा कण के ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण के ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, एफ एम फॉर्मूला क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स एक्स के अनुदिश और पार्टिकल भी एक्स एक्स के अनुदिश जा रहा है। तो भाई साहब सीधा सीधा थीटा का मान कितना डिग्री, अरे दोनों एक ही दिशा का मान एक का नहीं मुंह करके चल रहे हैं। थीटा का मान 0 और हम बहुत अच्छे से जानते हैं साइन 0 का मान 0, और वो जब हम रखेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। तो 0 न्यूटन का फोर्स इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर लगने वाला है। कौन सी स्थिति में? जब ये परिनालिका के एक्स एक्स की दिशा में गति कर रहा है। अगर ये पार्टिकल इसकी परिनालिका के लंबवत गति करता तो यहां पे थीटा का मान 90 डिग्री रख करके हम इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लेते। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है? बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर औसत त्रिज्या की एक टोरॉइड है, उसमें 1000 फेरे हैं। जानते हैं आप टोरॉइड क्या होता है? परिनालिका को जब हम वृत्ताकार आकृति में मोड़ देते हैं इस तरीके से तो ये टोरॉइड बन जाती है। तो ये हमारे पास एक टोरॉइड है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फेरों की संख्या 1000 है। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। टोरॉइड के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। ये जो टोरॉइड है इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? सर ये तो वृत्ताकार पथ में है तो इसकी लंबाई इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का फॉर्मूला हो जाएगा। फेरों की संख्या n की वैल्यू दे रखी है हमें 1000, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.1 एम्पियर। टोरॉइड के x के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बिल्कुल परिनालिका की तरह ही होता है, B = म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट कैपिटल N फेरों की लंबाई, फेरों की संख्या बटा में परिनालिका की इस टोरॉइड की लंबाई जो कि 2 पाई आर हो जाएगी। तो 2 पाई आर से हम इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू में हम करंट की वैल्यू लिख लेंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट की जगह वैल्यू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की जगह लिख लेंगे 1000, 2 पाई दे रखा है, आर इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगी। ये वैल्यू आप लिखेंगे, आई की वैल्यू जो है वो आप एम्पियर लिखेंगे, पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई से यहाँ से जो म्यू नोट वाला 4 पाई आएगा ना, उससे ये 2 पाई कैंसिल आउट कर देगा तो ऊपर 2 और रह जाएगा। इसको कैलकुलेट करके और आप इसका सॉल्यूशन निकाल करके उसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 15वें प्रश्न में चलते हैं। यह कह रहा है कि कोई साइक्लोट्रॉन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके दोलित्र की फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू जो है वो 10 मेगा हर्ज है। मेगा हटाएंगे तो 10 की पावर 6 लग जाएगा हर्ज, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को हम 1/, आवर्तकाल भी कहते हैं, या फिर हम इसको यह कह सकते हैं आवर्तकाल जो होता है वो होता है सर 1/, फ्रीक्वेंसी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो। आगे कह रहा है कि प्रोटोनों को त्वरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, यानी हमें इसमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या D जो होगी, D की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से लिख देंगे, ये वैल्यू दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। आवर्तकाल के फॉर्मूले में, आवृत्ति के फॉर्मूले में, त्रिज्या के फॉर्मूले में, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रोटॉन के आवेश की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है।
ये वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बताइए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं साइक्लोट्रॉन के आवर्तकाल का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आवृत्ति का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला होता है क्यू बी अपॉन 2πm। तो आवृत्ति हमें दे रखी है, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ हम जानते हैं, बी की वैल्यू हमें चाहिए 2π जो है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पाई की जगह 3.14 लिख देंगे। एंड मास, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, बी को हम यहाँ पे अकेला रखेंगे और ये 2πm इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और q जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप b की वैल्यू अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके इस प्रश्न में b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे प्रश्न और कह रहा है, तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉनों के पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। गतिज ऊर्जा चाहिए, तो साइक्लोट्रॉन के डेरिवेशन में इसकी गतिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य था, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर डेरिवेशन के रूप में पूछा जाएगा। तो इसकी के मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के अधिकतम वैल्यू का जो मान होगा वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 Q² B² त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन m। 2 हमने पहले से रख रखा है तो 2m इसके बटा में वैल्यू आती है, Q² B² R² अपॉन 2m वैल्यू होती है। तो के मैक्सिमम हमें चाहिए, Q क्या है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर कर देंगे, बी चुंबकीय क्षेत्र जो हमने अभी निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे, आर त्रिज्या हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, 2 हमारे पास है और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg, ये वैल्यू हम रख देंगे। तो यदि आप लोगों को इसका फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है तो सारी वैल्यूज रख करके आप इसका सॉल्यूशन जो है वो कर लेना। अब मैं यहां पे इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि जक्का टाबर जोड़बा की गुणा भागी न कर सकें भाई साहब फिजिक्स लेने का योग्य ही को नहीं है, अगली साल आर्ट लेके दोबारा सीनियर कर ले हो, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच एकांक लंबाई के ऊपर उत्पन्न होने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अवस्था में यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, यानी दोनों के अंदर समान दिशा में जब धारा बहेगी तब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 100% बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर यह प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद में यदि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, इसमें ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ, तब इनके अंदर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आपको लिखना है आकर्षण की स्थिति में दोनों चालक तारों के अंदर समान दिशा में धारा बहनी चाहिए, प्रतिकर्षण की स्थिति में दोनों चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा बहनी चाहिए, और उसके बाद में विद्युत धारा के मानक मात्रक की परिभाषा लिखिए, यानी 1 एम्पीयर की परिभाषा हमें लिखनी है। इसमें क्या होता है कि जब दो समांतर धारावाही चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, पिछले वीडियो के अंदर हमने 1 नंबर वाले शॉर्ट आंसर के प्रश्नों में भी इस डेरिवेशन को, इस डेफिनेशन को तैयार किया था। जब दो चालक तारों में समान दिशा में बराबर बराबर करंट जा रहा हो और यदि उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और यदि दोनों की एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है, तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था, क्योंकि रिवीजन का समय है, लास्ट 1 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो ये सारे प्रश्न हमें आने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक लंबी परिनालिका है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कीजिए। तो परिनालिका के लिए हमने पढ़ा था, ये हमारे पास एक परिनालिका है, इसकी लंबाई ले लेनी है, इसके अंदर हमें एक आयताकार लूप ले लेना है, क्योंकि हम एम्पियर का बंद परिपथीय नियम बंद लूप के लिए हम जानते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा μ0n पूरा डेरिवेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी नीचे मिल जाएगा, उसके अंदर इन सब के नोट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं। एक बच्चा हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है कि सर हमें नोट्स भेज दीजिए। अरे भैया अत्ता तो डाटा ही को नहीं मिले, माने भी 1-1.5 GB मिले, अत्ता रुपया को तो रिचार्ज ही कौन करवाई जब भैया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है काम, ठीक है। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है कि टोरॉइड क्या है,
एक धारावाही टोरॉइड में फेरों के बीच और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो टोरॉइड वाला जो डेरिवेशन है वो भी आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास म्यू नॉट एन आई ही आता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत, इसकी कार्यविधि समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, समान दिशा समांतर धारावाही चालक तारों वाला प्रश्न और साइक्लोट्रॉन वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न जो है ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहां पर इतना बड़ा डेरिवेशन लिखना तो भाया 1.5 घंटा को तो वीडियो ही एक प्रश्न को ही हो जी, फिर बाद में कैसे टाबर का गुरुजी वीडियो बोलो ठाडो बनाओ। अरे ठाडो तो के उपाय थोड़ी है। अगला प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर नियम लिखिए कि किसी बंद लूप के अंदर बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई और चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये दोनों बराबर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन और निर्वात की चुंबकशीलता और धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। एम्पियर नियम का मैथमेटिकल फॉर्मेट मैंने लिख दिया, डेरिवेशन आप लिख लेना। एक ठोस लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उसके बाहर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। पूरा का पूरा हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, एक तार है, इसमें आई धारा जा रही है, इससे आर दूरी पर हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पे हमने एक लंबाई अल्पांश डीएल ले लिया, तो यहाँ पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमारे पास धारा के समानुपाती, डीएल के समानुपाती बटा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती इंटू साइन थीटा के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाता है। और पूरे तार के लिए यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसका समाकलन कर देना है। साथ में कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है 2022 की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र एक्स दूरी पर जाकर के निकालते हैं। यहाँ पे एक लंबाई अल्पांश डीएल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्रों के जो घटक हैं ये जो आप एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और केवल क्षैतिज घटक हैं वो जुड़ जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बी का फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डेरिवेशन बचेगा। रही बात इसके ग्राफ की, तो इसका जो ग्राफ होगा केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरीके से कम हो जाता है। तो ये ग्राफ, ये पूरा टॉपिक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 21वां प्रश्न कह रहा है, एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के लंबवत दूरी आर के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चुंबकीय प्रेरण का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। लंबे सीधे धारावाही तार से लंबवत दूरी आर के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या आने वाला, रिजल्ट याद होना चाहिए हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का फॉर्मूला आ जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ वक्र बनाइए, तो दूरी के साथ जो वक्र है वो इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ जाएगा। लास्ट में चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। हमारी तरफ से ये इसका लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है, या फिर इसके अथवा में समचुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार धारावाही कुंडली के ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और यदि कुंडली घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है तो स्थायी संतुलन के लिए इसका दिक् विन्यास क्या होगा। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इस एक प्रश्न को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इससे पहले जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करें और अपनी बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 अंक लाने के लिए निश्चिंत हो जाएं। बाकी 12th क्लास की पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और इससे पहले के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ आप इन वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।